हेलो द स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने। और आज आज हम लोग करने जाने वाले हैं क्या। आज हम लोग देखेंगे अपने क्लास 12th के नए सेशन यानी 2023-24 का सिलेबस ओवरव्यू। और जो जो लोग पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस के लिए बहुत ईगरली वेट कर रहे थे, आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस बड़ी ही जल्दी स्टार्ट हो रही है, लेकिन उससे पहले सिलेबस के ऊपर एक नजर मारना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि आज का सिलेबस या 2023-24 का पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस किस तरीके से रहने वाला है। तो क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस देखते हैं हम लोग। सीबीएसई की साइट पर लेकर जाता हूँ डायरेक्टली, है ना। और मैं आप लोग बताऊंगा कि सिलेबस में क्या क्या है, कैसी कैसी चीजें हैं, कितने कितने पीरियड्स हम लोगों को इन लोगों ने दिए हैं, कितने कितने मार्क्स का कौन सा चैप्टर है। वो सारी की सारी चीजें हम लोग इसमें कवर करेंगे। सबसे पहली चीज ये जो हम लोगों को बता रहा है वो ये है कि आ, हमारे पास दो किताबें, जैसे कि हम लोगों को पता है। एक किताब हमारे पास है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की, जिसको हम लोग बुक 1 कहते हैं। और बुक 2 हमारी जो है वो है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस वाली। तो दो किताबें हमारे पास, बुक 1 बुक 2। बुक 1 कंप्लीटली वर्ल्ड पॉलिटिक्स की से रिलेटेड है। बुक 2 कंप्लीटली रिलेटेड है पॉलिटिक्स इन इंडिया, यानी कि इंडिया की पॉलिटिक्स आज़ादी के बाद से लेकर 2014 तक हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहली किताब से, हमारे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर हमें जो यहाँ पर दिया गया है वो है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी चैप्टर जो है, इससे पहले भी हमारे पास एक और चैप्टर है जिसका नाम है द कोल्ड वॉर एरा, जो कि इसमें नहीं है, कोल्ड वॉर एरा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, कोल्ड वॉर एरा को भी पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे हम लोग? क्योंकि जब तक हम लोग कोल्ड वॉर एरा को नहीं पढ़ेंगे, द कोल्ड वॉर एरा को नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम लोगों को ये नहीं पता चलेगा कि सेकंड वाला चैप्टर क्या कहने वाला है ना। इसलिए पहला चैप्टर देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोल्ड वॉर एरा देखेंगे, इसमें हम लोग यूएसए और यूएसएसआर के बीच की जो कोल्ड वॉर है, शीत युद्ध जिसको हम लोग कहते हैं, वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद, सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद 1945 के बाद दो सुपर पावर्स हम लोगों को मिलती है। एक यूएसए मिलता है, दूसरा यूएसएसआर मिलता है। और ये दोनों की दोनों सुपर पावर्स आपस में कंपटीशन जिस तरीके से करती है, हेल्दी कंपटीशन करती है ना, मिसाइल्स बनाती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पूरा के पूरा चीज हम लोग इसमें कोल्ड वॉर एरा में पढ़ेंगे। और ये कोल्ड वॉर एरा खत्म हो जाएगा इस वाले चैप्टर में, 1991 में। ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर कोल्ड वॉर एरा है, जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं। सिलेबस में नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चंस हम लोगों को सीयूटी में भी देखने को मिलते हैं। तो आप लोग क्योंकि 12th क्लास के बच्चे हो, तो सीयूटी का भी एग्जाम आप लोग कभी ना कभी दोगे, तो आप लोगों को वहां पर भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। जब तक पहला चैप्टर समझ में नहीं आएगा, तब तक सेकंड चैप्टर समझ में नहीं आएगा, इसलिए फर्स्ट चैप्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो कोल्ड वॉर एरा देखेंगे अपन, उसके बाद देखेंगे हम लोग एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। इसमें हम लोग देखेंगे यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जो लड़ाई हो रही है, उसमें यूएसए कैसे डोमिनेंट अथॉरिटी बन जाता है वर्ल्ड का, पूरे की पूरी दुनिया पे डोमिनेंस करना स्टार्ट करता है, अकेला सुपर पावर बन जाता है। और यूएसएसआर जो है उसका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। तो अपन वो देखेंगे एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में। तीसरा हमारे पास है चैप्टर कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर। ये वाला चैप्टर जो है आपके किताब में न्यू सेंटर्स ऑफ पावर के नाम से, तो आपको ये न्यू सेंटर्स ऑफ पावर लिखा दिया जाए, या फिर आपको दिखे ये अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, तो सारी की सारी चीजें एक ही है। अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर या कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर, ये सारी की सारी बातें सारी की सारी एक ही चीज बता रही है। ठीक है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि यूएसए को चैलेंज करने के लिए कितनी कौन सी अलग 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 अथॉरिटीज आई। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं, आसियान जैसी ऑर्गेनाइजेशन बनती है ना, सार्क जैसी ऑर्गेनाइजेशन बनती है जो क्या करती है, ब्रिक्स जैसी ऑर्गेनाइजेशन बनती है, जापान जैसे वर्ल्ड पावर्स निकल के आते हैं, चाइना जैसे वर्ल्ड पावर्स निकल के आते हैं, जो क्या करते हैं, यूएसए की डोमिनेंस को टकराव देने के लिए, उसको compete करने के लिए उभर के आते हैं। वही पढ़ेंगे हम लोग कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर में। फिर हमारे पास है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इंडिया और इंडिया के नेबर्स के बारे में, है ना, सार्क नेशंस के बारे में पढ़ेंगे इंपॉर्टेंटली हम लोग इसमें। और सबसे बड़ा खिलाड़ी इसका इंडिया रहेगा, और इंडिया के रिलेशंस देखेंगे हम लोग बाकी सारी कंट्रीज के साथ कैसे है ना। इंडिया का रिलेशन पाकिस्तान के साथ देखेंगे, क्या क्या इशूज़ है उसके बारे में देखेंगे। इंडिया का रिलेशन बांग्लादेश के साथ देखेंगे, नेपाल के साथ देखेंगे, श्रीलंका के साथ देखेंगे, अफगानिस्तान के साथ देखेंगे। और हम लोग देखेंगे चाइना के साथ कैसे रिलेशन है। लेकिन चाइना वैसे साउथ एशिया का पार्ट नहीं है, लेकिन चाइना काफ़ी बार कवर करेगा, हमारे दोनों किताबों में चाइना का नाम कई बार आएगा। लेकिन इस वाले में हम लोग मेनली भूटान के साथ हमारे रिलेशंस कैसे, मालदीव्स के साथ हमारे रिलेशंस कैसे, तो वो सारे के सारे रिलेशंस को हम लोग देखेंगे, क्या क्या इश्यूज़ है ना, कैसे हम लोग अच्छे से
चलते आ रहे हैं साउथ एशिया में, और इंडिया कितना की रोल या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस वाले में हम लोग देखने वाले हैं कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया में। बुक 1 का जो हमारे पास 5वां चैप्टर है वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। चौथा लिखा है यहाँ पर, लेकिन कोल्ड वॉर को मिलाकर ये 5वां चैप्टर है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग यूनाइटेड नेशंस के बारे में देखेंगे इंपॉर्टेंटली, है ना, उसके साथ साथ जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें देखेंगे हम लोग। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर जो है वो तभी समझ में आएगा जब हम लोग ये सारी की सारी चीजें कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग है सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, एनवायरनमेंट और ग्लोबलाइजेशन के बारे में देखने वाले। सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की पहले सिक्योरिटी किस तरीके की थी, मिलिट्री सिक्योरिटी को सबसे बड़ी फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी माना जाता था। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कैसी होती है, मॉडर्न सिक्योरिटी या नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कैसी होती है, उसके बारे में हम लोग इसमें देखेंगे सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में। एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज में हम लोग इसको वर्ल्ड पॉलिटिक्स से जोड़कर देखेंगे कि एनवायरमेंट को ठीक करने के लिए वर्ल्ड लेवल पे हम लोगों ने कौन सी चीज़ें करी है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है, यूएनएफसीसीसी क्या है, यूनेस्को क्या है ना, और क्लाइमेट चेंज के लिए हम लोगों ने क्या किया, रियो समिट क्या है, 1992 में जो अर्थ समिट हुआ था वो क्या है, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग एनवायरमेंट वाले में देखेंगे। और ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। ये तीनों चैप्टर्स सिक्योरिटी, एनवायरमेंट और ग्लोबलाइजेशन जो है ये थियोरेटिकल चैप्टर्स है, बड़ी आसानी से समझ में आते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो पहले 5 चैप्टर्स है जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड में भी, और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। अगर ये ऊपर वाले चैप्टर समझ में आ जाए, नीचे वाले 3 तो आप लोग वैसे ही कर लोगे। तो इंपॉर्टेंट है बुक 1 हमारे लिए बहुत ज़्यादा, है ना। 7 चैप्टर्स लिखे हुए हैं, लेकिन अपन 8 चैप्टर्स करने वाले हैं इसमें, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा आप लोग जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, और आप लोगों के पॉलिटिकल साइंस की पूरी जिम्मेदारी मैं उठाने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। दूसरा हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस के बारे में। अब पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस जो हमारी किताब है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग किताब है और मेरी फेवरेट किताब है। वैसे मज़ा तो इसमें भी आता है, आपको दोनों में मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा, और दोनों में मैं बहुत तगड़ी तरीके से पढ़ाता हूँ, टेंशन मत लीजिएगा उसमें। लेकिन क्योंकि इंडिया की पॉलिटिक्स है तो इंडिया की पॉलिटिक्स में हम लोग जो है बहुत ज़्यादा घुसे हुए, है ना। इलेक्शंस वगैरह भी आने वाले 2024 में, तो फिर हम लोगों को पता है कि बहुत सारी चीज़ें उठ के आएगी, कोई ना कोई इशू आएगा, तो वो सारे के सारे इशूज़ जो है आपके इसमें सॉल्व हो जाएंगे। 2024 आते आते, इलेक्शंस आते आते 2024 के लोकसभा के इलेक्शंस आते आते हमारी वाली किताब भी कंप्लीट हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि आप लोगों के स्कूल में कैसे पढ़ाया जा रहा है, बुक 1 का एक टॉपिक, बुक 2 का एक टॉपिक ऐसे उठा रहे तो उस हिसाब से कर लेंगे अपन, है ना। अगर ऐसा है कि बुक 1 पढ़ाई जा रही है, बुक 2 नहीं पढ़ाई जा रही है, या फिर सीबीएसई जैसे जिस तरीके से हमें पढ़वाना चाहता है उस हिसाब से हम लोग क्या करने वाले, सारे के सारे चैप्टर्स कवर करने वाले हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास, दूसरी किताब देखते हैं इंडिया से इंडिपेंडेंस के बारे में। 1947 से ये किताब स्टार्ट होती है, और सबसे पहला चैप्टर जो हमारे पास आ रहा है वो है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, कि इंडिया का जैसे ही पार्टीशन हुआ, इंडिया को जैसे इंडिपेंडेंस मिला, उसके बाद हमारे पास क्या क्या चैलेंजेस थे, क्या क्या चीज़ें थी जिसने हमें बहुत ज़्यादा तंग किया। डेमोक्रेसी को भी अप्लाई करना था हम लोगों को, प्रिंसली स्टेट्स बहुत ज़्यादा थे, रियासतें थी, उनको इंडिया में इंक्लूड भी करना था, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, है ना। नेहरू जी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे डेमोक्रेसी को इंप्लीमेंट करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाना है हम लोगों को, ठीक है। तो वो सारी की सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हम इसमें देखेंगे, बहुत मज़ेदार चैप्टर है, पार्टीशन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस के बारे में देखेंगे हम लोग। एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस का मतलब क्या, 1951 के बाद इलेक्शन होने स्टार्ट हो जाते हैं, और 1951 से जो इलेक्शन होना स्टार्ट होंगे उसमें कांग्रेस पार्टी कितनी ज्यादा डोमिनेंट पार्टी बन के उभरेगी, है ना। डेमोक्रेसी के हिसाब से, डेमोक्रेटिकली कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी अभी तक नहीं आई थी पूरे की पूरी दुनिया में जो क्या करे, डोमिनेंस दिखाया अपना। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है फर्स्ट जनरल इलेक्शंस में, सेकंड जनरल इलेक्शंस में, थर्ड जनरल इलेक्शंस में अपना बहुत ज़्यादा डोमिनेंस दिखाने वाली है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस में। तीसरा हमारे पास है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, कि इंडिया आज़ाद हो गया, है ना, तो इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को प्लान कैसे किया, इंडिया ने कौन से प्लान्स अपनाए, है ना। इसमें हम लोग बॉम्बे प्लान के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम लोग प्लानिंग कमीशन के बारे में, नीति आयोग के बारे में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कि इंडिया का डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट हुआ, इंडिया के डेवलपमेंट की नींव जो है वो इस चैप्टर में हम लोग को देखने को मिलेगी। फिर हमारे पास चैप्टर आता है इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस। इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस जो है ये वाला चैप्टर भी अच्छा है ना। इसमें हम लोग पढ़ेंगे किस बारे में, कि इंडिया ने बाकी कंट्रीज के साथ कैसे कैसे रिलेशंस बनाए, है ना, हमारी फॉरेन पॉलिसीज क्या क्या है, लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस, इसके बारे में देखेंगे। 5वां चैप्टर जो हमारे पास आ रहा है वो है चैलेंजेस टू एंड द रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम।
पांचवा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों इंपॉर्टेंट चैप्टर है? क्योंकि 1967 के बाद कांग्रेस पार्टी को चैलेंज करने के लिए बहुत सारी पार्टीज आएगी, बहुत सारे गठबंधन बनने स्टार्ट हो जाएंगे स्टेट लेवल पे, अभी नेशनल लेवल पे नहीं होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो 4th जनरल इलेक्शन है इसमें कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस खत्म होने वाला है। तो उस बारे में हम लोग देखेंगे इस वाले चैप्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके बारे में देखेंगे। इंदिरा गांधी यहाँ पर एंट्री हो जाएगी, वैसे 1966 में एंट्री करवा देंगे अपन इंदिरा गांधी की, लेकिन 1967 में इंदिरा गांधी जो है एज अ प्राइम मिनिस्टर, 1966 में भी प्राइम मिनिस्टर थी, 1967 से कंप्लीट प्राइम मिनिस्टर बन के निकलेगी, 1966 से 67 सिर्फ एक साल के लिए प्राइम मिनिस्टर रहती है। उसके बाद 67 में इलेक्शन जीतेगी, 71 में इलेक्शन जीतेगी, 1980 में इलेक्शन जीतेगी। वो सारी की सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे इसमें। फिर है हमारे पास 6th चैप्टर द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर में क्या आएगा, फिर हम लोग इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं 1989 के बाद। 1989 एक ऐसा ईयर माना जाता है इंडिया की पॉलिटिक्स में जिसमें इंडिया जो है वहाँ की इंडिया की डेमोक्रेटिक सिचुएशन जो है वो ठीक से नहीं चलती है, क्योंकि कांग्रेस सिस्टम यहाँ पे खत्म हो जाता है। कांग्रेस की क्या कहते हैं, कांग्रेस का वो जो डोमिनेंस था, कांग्रेस जो बहुत ज़्यादा सीट्स लेकर आती थी, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो कम होती हुई दिखती है हम लोगों को। तो वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग। राइज ऑफ बीजेपी के बारे में पढ़ेंगे, शाहबानो केस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग इसमें, गोधरा कांड के बारे में पढ़ेंगे, 1992 बाबरी मस्जिद कुछ जब तोड़ दिया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो अयोध्या डिस्प्यूट के नाम से जिसको जाना जाता है, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर में। उसके बाद हमारे पास है 7वां चैप्टर रीजनल एस्पिरेशंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि रीजनल एस्पिरेशंस क्या क्या थे लोगों के। रीजनल एस्पिरेशंस मतलब कि कश्मीर में क्या क्या प्रॉब्लम्स है इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, मणिपुर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, आसाम में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, पंजाब की प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे, खालिस्तान इशू के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और रीजनल एस्पिरेशंस में मतलब कैसे कुछ डिज़ायर्स होती है अब कुछ स्टेट्स की कि हम लोगों को ये चाहिए वो चाहिए, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट क्या होती है, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग इस वाले 7वें नंबर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। और देखते हैं हमारे पास क्या और कोई चैप्टर दे रहा है हमें। 8वां चैप्टर भी दे रहा है, रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में देखेंगे हम लोग। और रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं कि आज कैसे सिचुएशन है इंडिया की, आज क्या चल रहा है, क्या किसी पार्टी का कंप्लीट डोमिनेंस चल रहा है ना, क्या 2014 से पहले की बातें करेंगे हम लोग इसमें, 2004 के बाद वाली बातें करेंगे इसमें, ठीक है। जो कांग्रेस का सिस्टम हिल रहा था, है ना, क्या कांग्रेस की जगह कोई और लेना स्टार्ट कर दिया, कोalition पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम लोग इसमें। 1989 के बाद की जो कहानी हम लोगों ने स्टार्ट करी थी क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर में, उसी को कंटिन्यू करेंगे रिसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स में, ठीक है। और किस बेसिस पे जो है इंडिया चलता है वो सारी की सारी चीज़ें देखेंगे, और इंडिया में कैसे ट्रेंड्स चेंज होते हैं पॉलिटिक्स में वो सारी की सारी चीज़ें चेक करेंगे हम लोग इसमें। आइडियोलॉजी का गेम देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, और ये है हमारे पास सारे के सारे चैप्टर्स, ठीक है। और एक और चैप्टर है इसमें पॉपुलर मूवमेंट्स वाला, जो कि हमारे इसमें नहीं है, तो हम लोग पॉपुलर मूवमेंट वाला चैप्टर जो है वो भी पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पॉपुलर मूवमेंट वाला चैप्टर जो है ये सीयूईटी में आता है। तो अपन क्या करेंगे, दोनों की दोनों किताबों को कम्प्लीटली अपन चेक करेंगे, और दोनों की दोनों किताबों को कम्प्लीटली अपन करेंगे, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आशा करता हूँ कि ये वाली रिकॉर्डिंग जो है वो आप लोगों को बहुत 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 ज़्यादा पसंद आई होगी, और आशा करता हूँ कि आप सब लोग मेरे साथ बड़ी जल्दी जुड़ेंगे। पहले चैप्टर की जो वीडियो है बहुत जल्दी आने वाली है आप लोगों के पास, हो सकता है कि कल से आपके पास आए, तो ठीक है, मेरी तरफ से इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, मुझे दिखाइए बहुत 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 सारा प्यार। और ऐसे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स लेकर मैं मोइन पठान आप सबके सामने रोज़ बरोज़ आता रहूँगा। तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।